अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महा सरफराज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम करंट अफेयर सीरीज़ का एक नया लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम 4th, 5th एंड 6th अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले ये है कि आजकल नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है लोगों को। तो नोबल प्राइज़ का मैं बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि देयर आर 6 नोबल प्राइज़ इन दी वर्ल्ड, और उसमें से जो इकोनॉमिक्स का था वो 1969 के अंदर ऐड किया गया था। तो उसमें से एक पीस प्राइज़ है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी 5 प्राइसेस स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो देखते हैं कि जो इस साल के नॉमिनीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें से एक है सबसे पहले फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबल प्राइज़ 2022 का किसको दिया गया है। ये है सेवेंथे पैबो। इन्होंने जो ह्यूमन रेवोल्यूशन है उसके रिलेटेड इन्होंने स्टडी किया था और इन्होंने एंशिएंट डीएनए को डीकोड करके उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए डिस्कवरीज थी उनकी। और फिर उसके बाद है केमिस्ट्री के नोबल प्राइसेस जो केमिस्ट्री के हैं वो देख लेते हैं। उनमें 3 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको चूज़ किया गया है केमिस्ट्री के नोबल प्राइसेस के लिए। उसमें से एक है सी बर्टोजी, उसके बाद है एम मेल्डल, फिर उसके बाद है बी शार्पलस। ठीक हो गया। और ये गलती से मुझसे मेंशन हो गया था। और इनको इस वजह से इन्होंने दिया है नोबल प्राइजेस क्योंकि ये स्नैपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर से रिलेटेड इनकी डिस्कवरीज थी। तो इस वजह से इनको केमिस्ट्री के नोबल प्राइजेस के लिए सिलेक्ट किया गया। फिर उसके बाद फिजिक्स के देख लेते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड भी 3 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको सिलेक्ट किया गया नोबल प्राइज़ के लिए, फिजिक्स नोबल प्राइज़ 2022। उसमें से एक है एल एस्पेक्ट, फिर उसके बाद है जॉन एफ क्लोजर और एक है अंटोन जिलिंगर। और इनकी जो डिस्कवरीज है वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कितनी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मोर देन 1 नोबल प्राइसेस दिए गए हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज़ हैं। पर्सनालिटीज़ में देख लेते हैं। सबसे पहले एक है अस्मा जहांगीर। अस्मा जहांगीर जो है ये पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। इनकी 2018 के अंदर इनकी डेथ हुई थी और रिसेंटली इनका एक सेमिनार होने जा रहा था। तो इंडिया से एक पॉलिटिशियन है मनोज कुमार जा है, ये आना चाह रहे थे इनके सेमिनार में जो इनके लिए कंडक्ट किया जा रहा था, लेकिन इंडिया के जो है अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इनको मना कर दिया है जाने से, और ये राज्यसभा के मेंबर हैं। फिर उसके बाद है लिज ट्रस जो है, आप लोगों को पहले पता है, मैं बता चुकी हूँ ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली इलेक्ट हुई है। और इनका मैंने इस वजह से डाला था क्योंकि मैं पार्टी का इनका डिस्कस करना चाह रही थी कि इनकी पार्टी कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी है इनकी। फिर उसके बाद खान अजीज खान, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है 5 अक्टूबर 2022। फिर उसके बाद साइमन शेरक्लिफ, ये जो है शेरक्लिफ ये यूएसए के इन्वॉय है ईरान के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर महसा अमीनी जो एक 22 इयर्स ओल्ड एक लड़की थी जिसकी मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में डेथ हो गई। तो उसकी वजह से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, वहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशंस प्रोटेस्ट वगैरह हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो इन्होंने ईरान ने यूएसए के इन्वॉय को बुलाया था और डिस्कस किया था सिचुएशन को। ये जो है ये ईरान ये ब्लेम भी कर रहा है यूएसए को और एक और कंट्री को कि शायद ये इन्वॉल्व है हमारे प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उनके लोगों को ये गुस्सा दिला रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है ब्रैड पिट जो है ये अमेरिकन एक्टर हैं और फिल्म मेकर है। ये एंजेलिना जोली जो है उनके एक्स हस्बैंड भी थे, और इनके रिसेंट न्यूज़ ये आ रही थी कि ये प्लेन में थे और इनके 2 बेबीज थे, उनको ये रिब्यूक कर रहे थे। फिर उसके बाद है लॉयड जे ऑस्टिन, ये यूएसए के डिप्टी सेक्रेटरी हैं यूएसए के। तो अभी रिसेंटली इनकी ये न्यूज़ आई थी कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अभी यूएसए में गए थे। इन्होंने उनको इनवाइट किया था, उनको वहाँ पे इन्होंने जब आए तो उनको रिसीव किया था इन्होंने। फिर उसके बाद है मार्टिन ग्रिफ्ट, ये है यूएसए अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड एमरजेंसी। फिर उसके बाद एंजेला मार्कल, ये आप लोगों को पता है कि ये जर्मन चांसलर थी और ये इनकी जगह पे ओलाफ स्कोल्स आ गए हैं।
तो एंजेला मार्केल की रिसेंट न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो है, यूनाइटेड नेशन की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक अवार्ड इनके लिए अनाउंस किया है, नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड 2022। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड किसको दिया है 2022 का, किसके लिए उन्होंने सेलेक्ट किया है, किनको सेलेक्ट किया, वो है एंजेला मार्केल, और ये जर्मन की चांसलर भी थी। फिर उसके बाद कुछ कैपिटल्स में से सबसे पहले एक सर्बिया का देख लेते हैं, बेलग्रेड। उसके बाद बोस्निया का है ठीक है, बोस्निया का है सराजेवो। इसकी रिसेंट न्यूज़ ये आई थी कि यहाँ पर कुछ जनरल इलेक्शंस हो रहे थे और ये 2 अक्टूबर को हुए हैं। और इसके अलावा एक और कंट्री भी है दुनिया में, ब्राज़ील का हम पढ़ चुके हैं ना जीके सीरीज के अंदर। तो ब्राज़ील के अंदर भी इलेक्शंस हो रहे हैं और उनके भी 2 अक्टूबर को हुए हैं। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जायर बोल्सोनारो। उसके बाद कुछ गेम्स का देख लेते हैं। 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स किस मुल्क में के अंदर होगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगी। और अभी रिसेंटली भी कॉमनवेल्थ गेम्स में हम पढ़ते रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से भी बहुत सारे विनर्स थे। उसके बाद 2026 का ही फीफा वर्ल्ड कप किन किन ममालिक के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ पहले। मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए, 3 ममालिक। फिर उसके बाद 2029 एशियन विंटर गेम्स, ये कहाँ पे होगी, ये सऊदी अरेबिया नियोम सिटी है उधर होगी, और सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली ये बिड विन की है। उसके बाद है एक इंडोनेशिया, एक बहुत ही सैड न्यूज़, वो ये है कि इंडोनेशिया के अंदर एक सोकर स्टेडियम है, सोकर फुटबॉल स्टेडियम, ठीक हो गया। वहाँ पर 2 गेम्स थी, वो खेल रही थी, तो उनमें से एक थी अरीमा। तो जो अरीमा है उसकी शिकस्त हो गई, तो जिसकी वजह से वहाँ से कुछ फैंस थे वो ग्राउंड की तरफ बढ़े। जब वो ग्राउंड की तरफ बढ़े तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने टीयर गैस को यूज़ किया। टीयर गैस को यूज़ करने की वजह से वहाँ पर सफोकेशन टाइप होगी। वहाँ पे जितने स्टेडियम में लोग थे वो एक नैरो कॉरिडोर था उसकी तरफ मूव किए। जाहिर सी बात है उन्होंने मूव करके बाहर निकलना था ना, सफोकेशन जो हो रही थी, टीयर गैस यूज़ की थी। तो वहाँ पर तकरीबन 100+ वहाँ पे लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। तो अभी वो देख रहे हैं कि मतलब जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, तो उनके अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर एक ये है कि, तो इसे स्टोरी बता देती हूँ पहले, कि जापान, यूएसए और साउथ कोरिया ये एक एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सा ये बात अच्छी नहीं लगी, तो नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से एक बैलिस्टिक मिसाइल को गुजारा। तो जिसकी वजह से साउथ कोरिया ने रिएक्शन में एक हयोनमो 2 ये मिसाइल, इसने ये शॉर्ट रेंज मिसाइल था, उसको फायर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्रैश हो गया, ठीक हो गया, और उनका जो था थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक के मेंबर्स हैं 13, और इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं, ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, ओपेक की 13 है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो ओपेक का हिस्सा तो नहीं है लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं, उनको कहते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज, और उसके अंदर ममालिक है 10। ओपेक प्लस ने अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि हम 2 मिलियन बैरल्स ऑयल के प्रोडक्शन को डेली बेसिस पे कम करेंगे। फिर उसके बाद है एलन मस्क जो है, ये अभी रिसेंटली इन्होंने कहा है कि ट्विटर, आप लोगों को पता है एलन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था, लेकिन उनके थोड़े से इश्यूज चल रहे थे कि मैं ये इसको नहीं, मतलब उनकी कोई इनसिक्योरिटीज थी ट्विटर वालों से, तो इस वजह से उनकी वहाँ पे केस चल रहा था। तो लेकिन एलन मस्क ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि मैं ओरिजिनल प्राइस में ही, दैट वाज $44 बिलियन, तो उसी के अंदर ही मैं दोबारा से ट्विटर को परचेज करना चाह रहा हूँ, एलन मस्क ने कहा है। उसके बाद है दुनिया के अंदर गारमेंट्स का बिगेस्ट एक्सपोर्टर चाइना है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश। फिर उसके बाद है सिंध आबादगार, एक बोर्ड है सिंध आबादगार बोर्ड, उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि हम अपने किसानों को, अपने फार्मर्स को 50% सब्सिडीज दे रहे हैं फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि वहाँ पे फ्लड्स आए थे ना, फ्लड्स की वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इस वजह से वो सब्सिडीज देना चाह रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जितनी भी खरीफ क्रॉप्स थी उसमें 70% लॉस हुआ है। ये मानसून रेंज, अभी रिसेंटली फ्लड्स आए थे, उसकी वजह से खरीफ क्रॉप्स का 70% लॉस हुआ है, किसके अंदर, सिंध के अंदर। उसके अलावा
35 बिलियन रुपीस का भी नुकसान हुआ है फार्मर्स को, और इसके अलावा लाइफ स्टॉक फार्म ऑनर थे उनको। उसके बाद इंडिया के यूके के अंदर हाई कमिश्नर कौन से हैं, वो है शैरी विक्रम। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही था। मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।